नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और आपके लिए लेके आया हूं आज एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी टेस्ट सीरीज। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी प्लस, जैसा कि आपको पता है, मेरी क्लास डेली 12 बजे होती है, वहां पर भी आप मेरे को एक्सेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पूछा गया है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो आदि पुरुष है, इसका संबंध किससे माना जाता है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दो स्टेटमेंट आते हैं, ईरान के नौसे का आदिल और गुजरात के शिलादित्य। तो दोस्तों इन दोनों का जो संबंध है वो बताया जाता है मारवाड़ के भोहिलों से। वहीं दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट है या फिर हमारे कन्नौज उत्तर प्रदेश के गढ़वाल वंश है, उनका संबंध मारवाड़ के राठौड़ों से बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ का जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर क्या रहेगा, हमारे जो राठौड़ है वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो आदि पुरुष है वो आदि पुरुष किसे बताया जाता है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो आदि पुरुष दोस्तों राव सिंह को बताया जाता है, जिनके द्वारा दोस्तों 1240 ईस्वी में ये बदायूं उत्तर प्रदेश की एक जगह है, जहां से पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में आते हैं और बाड़मेर में एक नए राज्य की स्थापना करते हैं। राठौड़ राज्य की स्थापना की जाती है, इसलिए इन्हें राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राजधानी कहां पर स्थापित की गई है, आदि पुरुष किसे कहा जाता है, मूल संस्थापक कौन था, इस प्रकार के सवाल बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, राव सिंह का स्मारक कहां पर स्थित है। तो दोस्तों राव सिंह का स्मारक है वो बिठू या मिठू पाली में एक स्थान है जो बिठू या मिठू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राव सिंह जो राठौड़ों के आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका स्मारक बना हुआ है। ये भी सवाल दोस्तों काफी एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, उसके बाद में जैसे ही मैं आंसर बताता हूं आप खुद का एनालाइज कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों, कर्नाटक से कुलदेवी नागणेशी माता की मूर्ति लाकर नागाना में स्थापित, नागाना एक बाड़मेर में स्थान है, स्थापित किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो दोस्तों नागाना में जो मूर्ति लेके आए थे उनका नाम है राव धुवड़। और दोस्तों ये जो पाबूजी हमारे लोक देवता है धांधल, जिनके पिता थे उनके बड़े भाई थे राव धुवड़। तो दोस्तों याद रखिएगा, राव धुवड़ के द्वारा नागणेशी माता की मूर्ति है वो कर्नाटक से लेके आते हैं और नागाना में स्थापित की जाती है। ये इनकी कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, राव धुवड़ के धांधल नाम के एक छोटे भाई थे, जिनके पुत्र है जिन्हें हम लोक देवता पंच पीरों में से एक पीर के नाम से जाना जाता है और वो है पाबूजी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी काफी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और यहाँ पर नाम आता है राव धुवड़ और नागणेशी माता की मूर्ति लाकर स्थापित करते हैं। अगला सवाल आपके बीच में आता है, मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी मेवानगर किसने स्थापित की थी। तो दोस्तों मेवानगर राजधानी स्थापित करने वाले हमारे एक पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में जाना जाता है और उनका नाम आता है मलिनाथ जी। दोस्तों याद रखिए, तलीवाड़ा नामक स्थान है जहां पर इनका मेला लगता है। मालानी नस्ल के जो सबसे ज्यादा पशु है उनका क्रय और विक्रय इस पशु मेले में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मलिनाथ जी इनका नाम है और सबसे ज्यादा जो मालानी नस्ल के जो पशु है उनका क्रय विक्रय इसी तलीवाड़ा के पशु मेले में किया जाता है। अगला सवाल आता है, राव मलिनाथ जी ने अपने बेटे जगमाल के स्थान पर अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था। जल्दी से दोस्तों आप कमेंट में आंसर कीजिए और कमेंट में आंसर करने के बाद जैसे ही मैं आंसर बताता हूं आप स्वयं का एनालाइज कर सकते हो। तो दोस्तों राव मलिनाथ के उत्तराधिकारी होने चाहिए थे उनके बेटे जगमाल, लेकिन मलिनाथ जी के द्वारा अपने छोटे भाई वीरम को, यहाँ पर नाम क्या था दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा, छोटे भाई वीरम को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों, प्रतिहारों की इंदा शाखा के शासकों ने मंडोर दहेज के रूप में किस
शासक को दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों प्रतिहारों की इंदा शाखा के द्वारा राव चुंडा हमारे मंडोर या फिर जोधपुर के राठौड़ शासक थे चुंडा, उनको देश के रूप में दिया था और बाद में इसको मंडोर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। अगला सवाल आता है 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में आपको आंसर करना है। दोस्तों जोधपुर नगर की जो स्थापना है वो राव जोधा के द्वारा की जाती है। याद रखना दोस्तों, जोधपुर की स्थापना की जाती है, फिर जोधपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है और दोस्तों यहाँ पर मेहरानगढ़ किला है, उस मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जाती है। करणी माता के द्वारा इस किले की नींव रखी जाती है। काफी ज्यादा फैक्ट्स है जो यहाँ से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल आपके बीच में आता है राव गंगा की हत्या करने वाला मारवाड़ का जो शासक है वो शासक कौन था। दोस्तों 1531 में हमारे मारवाड़ के सबसे ज्यादा जिसको प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है उनका नाम आता है मालदेव। 1531 में इन्होंने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी और इन्हें मारवाड़ के पितृहंता शासक के रूप में जाना गया था। दोस्तों एक और रोचक तथ्य इनके शासनकाल के बारे में आता है, इन्होंने 52 युद्ध करके 58 परगनों को जीता था। और दोस्तों जब ये शासक बने थे तब हम बात करें मारवाड़ के राठौड़ों की तो इनके पास सिर्फ 2 इनके अधिकार क्षेत्र में परगने थे, जिसमें हमारा जोधपुर और पाली का जो सोजत है वो सोजत 2 परगने इनके अधिकार क्षेत्र में थे। और बाद में इन्होंने 52 युद्ध किए और 58 परगनों को अपने क्षेत्राधिकार में मिला लिया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पाहेबा साहेबा, इसका पूरा नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध। 1541 में यह युद्ध हुआ था। मालदेव ने यह युद्ध किसके साथ किया था, इसके बारे में आपको आंसर करना है। दोस्तों हम बात करते हैं जब जोधपुर की, और जोधपुर के ही साथ एक अन्य रियासत है उसकी बात होती है जहां पर राठौड़ राज्य का स्थापना की गई थी बीका के द्वारा। तो दोस्तों बीका और इनके वंशज के द्वारा एक बात की गई थी कि वो जोधपुर कर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन मालदेव के समय पर क्या होता है दोस्तों, इन्होंने जो बीकानेर है उस बीकानेर पर आक्रमण कर दिया और 1541 में बीकानेर के शासक होते हैं जेतसी। और दोस्तों पाहेबा साहेबा के युद्ध में जेतसी मारे जाते हैं और जेतसी के जो बेटे होते हैं कल्याणमल ज्येष्ठ पुत्र होता है और उनका छोटा भाई भीम, ये दोनों दोस्तों तात्कालिक 1540 के जो कन्नौज के युद्ध में दोस्तों हुमायूं को पराजित किया था, उसके बाद में शेरशाह सूरी वहां के शासक बन जाते हैं दिल्ली के। तो कल्याणमल और भीम यहाँ से जो पाहेबा साहेब का जो युद्ध होता है इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी के शरण में चले जाते हैं। काफी बड़ा फैक्ट है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल बनता है शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने मालदेव के पास किस दूत को भेजा था, इसके भेजा नहीं था, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। रायमल, अतका खां और मीर सम्मत, ये 3 दूत थे जिनको दोस्तों फलोदी, जोधपुर का एक स्थान है फलोदी नामक स्थान पर दोस्तों इन्होंने अपने दूतों को भेजा था मालदेव के पास उनसे सहायता मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मालदेव के द्वारा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया गया था कि आप बीकानेर के किले में रह सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुमायूं के द्वारा विश्वास नहीं किया जाता है और अपने लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष होता है जिनका नाम है मुल्ला सुर्ख। याद रखिएगा दोस्तों, नाम बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मुल्ला सुर्ख के कहने पर दोस्तों ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वीरसाल सोडा के पास चले जाते हैं, सिंध चले जाते हैं। तो दोस्तों वीरसाल है कोई नाम यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर रायमल, अतका खां और मीर सम्मत, इन 3 को जो शिष्टमंडल है या फिर अपने दूत के रूप में मालदेव के पास सहायता के लिए भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन, इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की या फिर हिंदुस्तान की सल्तनत या बादशाह खो देता। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। इसे जैतारण का युद्ध, गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। मालदेव की तरफ से 2 प्रमुख सेनापति होते हैं, जेता और कुंपा के द्वारा ये युद्ध किया जाता है। वहीं दोस्तों हमारे शेरशाह सूरी की तरफ से जो युद्ध करते हैं वो हमारे मेड़ता के शासक आते हैं और वहीं दोस्तों बीकानेर के जो कल्याणमल है वो भी उनके साथ मिल जाते हैं।
तो जैतारण का युद्ध था, याद रखिएगा दोस्तों। जनवरी 1544 का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजय होने के बाद में शेरशाह सूरी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, डेली मेरी स्पेशल क्लास होती है 12 बजे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सीधा इसको एक्सेस कर सकते हो। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सुरेंद्र सिंह जावा, मेरा रेफरल कोड यूज करने से दोस्तों आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको मेरी स्लाइड में जो नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं 8209371720 पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, कंप्लीट जो पीडीएफ है मेरे नोट्स की या फिर मेरे टेस्ट सीरीज की, वो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल है एमिनेंट क्लासेस से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में आता है, राठौड़ों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों सिवाना दुर्ग को राठौड़ों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों जालोर का जो किला है, उस जालोर के किले की कुंजी या चाबी के नाम से भी सिवाना के दुर्ग को जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक और दुर्ग आता है जैन दुर्ग, जिसे रणथंभौर की चाबी के नाम से या फिर रणथंभौर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे उमादेव, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबको पता है कि रूठी रानी जो मालदीव से नाराज होके, जो बीकानेर मालदीव से नाराज होती है, जोधपुर की जो रानी है मालदीव की, वो दोस्तों नाराज होके हमारे तारागढ़ में आ जाती है और अपने अंतिम समय में दोस्तों ये मेवाड़ का एक गांव है जिसका नाम है कलेवा गांव में रुकती है, उनका नाम है उमादेव। दोस्तों याद रखिए, इनके द्वारा जो दासी बारमली थी, इसकी वजह से दोस्तों ये नाराज हो जाती है अपने पति मालदीव से, और नाराज होकर दोस्तों जो हमारे अजमेर का तारागढ़ है वहां पर रहती है और अंतिम समय में दोस्तों कलेवा गांव में जो मेवाड़ का गांव था वहां पर रुकती है। अगला सवाल है, मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसके द्वारा कहा गया है? दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, फारसी इतिहासकारों के अनुसार बदायूनी के द्वारा ये कहा जाता है कि मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार के नाम से जाना गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके बीच में, निम्न में से कौन सी रचना है जिसकी रचना ईसरदास, मालदेव के एक दरबारी विद्वान हुए थे जिनका नाम है ईसरदास जी, और ईसरदास जी के द्वारा नहीं की गई है, इसके बारे में बताना है। तो हाला जलारी कुंडलियां या फिर सूर सत्सई, इसकी रचना ईसरदास जी के द्वारा की गई है। देवीयान और हरिरस, इन तीनों ग्रंथों की रचना ईसरदास जी के द्वारा की गई है। वहीं दोस्तों बागा बालमल्लीरा डोवा, ये जो पुस्तक है इसकी रचना आसानंद जी के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ उमादेव भटियाणीरा कवि, ये दो ग्रंथ है वो दोस्तों आसानंद जी जो मालदेव के एक दरबारी विद्वान थे उनके द्वारा की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, बागा बालमल्लीरा डोवा है, उसकी रचना ईसरदास जी के द्वारा की गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में आता है दोस्तों, मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो मालदेव ने दोस्तों अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना के दोस्तों अपना जो पुत्र था चंद्रसेन को अगला उत्तराधिकारी बना दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों चंद्रसेन के द्वारा एक लंबा संघर्ष किया जाता है। किसके साथ? तात्कालिक मुगल सत्ता के जो शासक थे अकबर के साथ एक लंबा संघर्ष चलता है और दोस्तों फाइनली जो मोटा राजा के नाम से उदय सिंह है उसको मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र जो जहांगीर है उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण करने पर चंद्रसेन ने कहां पर शरण ली थी? तो दोस्तों याद रखना, जब अकबर के द्वारा जोधपुर पर आक्रमण किया जाता है तब चंद्रसेन ने शरण ली थी, वो भाद्राजून में शरण ली थी। और जब अकबर के द्वारा भाद्राजून पर आक्रमण किया जाता है तो यहाँ पर चंद्रसेन शरण लेते हैं सिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं और लास्ट में दोस्तों सिंचय की पहाड़ियां हैं वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं। अगला सवाल है, अकबर ने 1570 में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों याद रखिएगा 1570 का जो दरबार है वहां पे हरराज, कल्याणमल और उदय सिंह है, इनके द्वारा अधीनता
स्वीकार की जाती है। हरराज जैसलमेर, कल्याणमल बीकानेर और मोटो राजा जो उदय सिंह है वो थे जोधपुर के। चंद्रसेन के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन ये दरबार में आए थे। अपने बड़े भाई जो राम और उदय सिंह है उनके प्रभाव को देखकर दोस्तों ये पुणे चले जाते हैं, अकबर से मुलाकात नहीं करते। वही दोस्तों हमारे एक और शासक थे महाराणा प्रताप, जो तात्कालिक मेवाड़ के शासक थे, उनके द्वारा दोस्तों इससे जो नागौर दरबार है उसमें भाग भी नहीं लिया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बीकानेर का जो राय सिंह है उसको जोधपुर का प्रशासक अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। याद रखिए दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। जब राय सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया था उस समय दोस्तों हम बात करें कहाँ की, बीकानेर की, तो बीकानेर के शासक है वो कल्याणमल बीकानेर के शासक थे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखिएगा। उस समय ये यहाँ के क्या थे, उत्तराधिकारी थे राय सिंह। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो मारवाड़ का शासक है वो मारवाड़ का शासक कौन था, इसके बारे में आपको आंसर करना है। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो मारवाड़ का प्रथम शासक है वो दोस्तों था मोटा राजा उदय सिंह। मानीबाई इनकी पुत्री थी, जिसका विवाह दोस्तों इनके द्वारा करवाया जाता है जहांगीर के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं। अगला सवाल है, अकबर के खिलाफ सिवाड़ा का दूसरा शाखा 1590 में सिवाड़ा का दूसरा शाखा होता है। सिवाड़ा का प्रथम शाखा 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया जाता है। वहीं दोस्तों सिवाड़ा का जो दूसरा शाखा है उस दूसरे शाखा के बारे में बताना है। तो दोस्तों कल्ला रायमलोट जो रायमल के पुत्र थे उनके द्वारा अकबर के खिलाफ 1590 में सिवाड़ा का दूसरा शाखा किया जाता है। कल्ला रायमलोट ने अपने मरसिये किससे लिखवाए थे या किसके द्वारा कल्ला रायमलोट के मरसिये लिखे गए थे? थोड़ा सा सुनिए दोस्तों, मरसिये का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। मरसिये का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी वीर पुरुष या फिर कोई भी राजा या क्षत्रिय वीरता पूर्वक लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो दोस्तों उसकी वीरता के लिए किसी कवि या फिर किसी लेखक के द्वारा उसकी वीरता से लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उसके लिए जो शब्द बोले जाते हैं या कविता बोली जाती है उस कविता को मरसिये बोले जाते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कल्ला रायमलोट ने जो अपने मरने से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा अपने मरसिये लिखवाए गए थे। लेकिन मरसिये वैसे जनरली किसी भी वीर पुरुष के लड़ते हुए शहीद होने के बाद में लिखे जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है। अमर सिंह ने शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी का मतलब होता है दोस्तों सेनापति की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर मीर बख्शी का नाम आता है सलावत खां। दोस्तों अमर सिंह के द्वारा जो शाहजहां के दरबार में इनका सेनापति था सलावत खां, उनकी हत्या कर दी जाती है। अमर सिंह को दोस्तों कटार का धनी कहा जाता है। और दोस्तों इनके द्वारा शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी की हत्या करने के बाद में जो आगरा का किला है उस आगरा के किले का जो बोखरा दरवाजा है उस बोखरा दरवाजा से कूदकर निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमर सिंह की जो 16 खंभों की छतरी है वो 16 खंभों की छतरी नागौर किले में इनकी 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। याद रखिए दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, धर्मत के युद्ध में दारा का सेनापति कौन था? तो दोस्तों धर्मत के युद्ध में जो 1658 में हमारा धर्मत का युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार के संघर्ष को लेके शाहजहां के पुत्रों में दारा और दोस्तों औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में दोस्तों जसवंत सिंह है वो धर्मत के युद्ध में दारा सिखों के सेनापति थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धर्मत के युद्ध में परास्त होकर वापस आने पर किस रानी के द्वारा दरवाजे बंद कर दिए थे? दोस्तों जसवंत सिंह की जो रानी थी जसवंत दे एक हाड़ी रानी थी, जिसके द्वारा दोस्तों धर्मत के युद्ध में जैसे ही हार कर आते हैं तो इनके द्वारा जोधपुर के किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बोला जाता है या तो युद्ध विजय होके आए या फिर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों वो हाड़ी रानी थी जिनका नाम क्या था है जसवंत दे है। और दोस्तों धर्मत के युद्ध के बाद में जो पराजित होकर वापस आते हैं जसवंत सिंह, उनके लिए जोधपुर किले के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। हर एक लाइन हर एक फैक्ट यहाँ पर इंपोर्टेंट
बनता है। बहुत से एग्जाम में यहाँ से सवाल सीधा आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है दोस्तों आज का, औरंगजेब ने किस शासक की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, जसवंत सिंह की मृत्यु होती है काबुल के एक स्थान है दोस्तों, वहां पर इनकी मृत्यु होती है जमरूद का थाना में 1678 में। जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1679 में इनके द्वारा जजिया कर इम्पोज कर दिया जाता है और वो शासक था दोस्तों जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला सवाल है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहां का गवर्नर नियुक्त किया था? तो दोस्तों जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बनाया था। वहीं काबुल में ही दोस्तों जमरूद का थाना नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि हमने लास्ट सवाल में डिस्कस किया था। अगला सवाल आता है दोस्तों, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की गर्भवती रानियों को कहां पर नजरबंद किया था? दोस्तों जसवंत सिंह जब मृत्यु होती है तो इनके कोई भी पुत्र नहीं होता है, जबकि इनकी जो रानियां हैं वो रानियां गर्भवती होती है। और दोस्तों आगरा के किले में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इनको नजरबंद किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आता है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट, जसवंत सिंह एक अच्छे साहित्यकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। जो लेखन शैली है उसमें भी इनका काफी नाम आता है। तो निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना जसवंत सिंह के द्वारा नहीं की गई है? इसके बारे में आपको आंसर करना है। अपरोक्ष सिद्धांत सार, जसवंत विलास, आनंद विलास और भाषा भूषण। तो दोस्तों जसवंत विलास नामक जो पुस्तक है उसकी रचना दलपत मिश्र नामक जो साहित्यकार है उनके द्वारा की गई है, जबकि प्रबोध चंद्र उदय नामक एक पुस्तक और है जिसकी रचना जसवंत सिंह के द्वारा की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है। मारवाड़ का गजेटियर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों मारवाड़ परगनारा विगत जो पुस्तक है जिसमें जनसंख्या के बारे में बताया गया है, ये पुस्तक दोस्तों मारवाड़ के साहित्यकार है मेहणोत नैणसी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है, जिन्हें अब्बुल फजल कहा जाता है। राजपुताने का अब्बुल फजल मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल आता है दोस्तों, पहली बार करमबद्ध इतिहास और जोधपुर के राजाओं की वंशावली किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों नैणसी ख्यात है, उसे जो सबसे पहली ख्यात के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों इसमें सबसे पहले किसी रियासत में क्रमबद्ध इतिहास जो सीक्वेंशियल हिस्ट्री के बारे में जो लिखा गया है वो लिखा गया है नैणसी ख्यात में। मोहम्मद नैणसी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। और दोस्तों इसे राजस्थान की प्रथम ख्यात के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने मेहणोत नैणसी की तुलना किसके द्वारा की है? राजपुताने के अब्बुल फजल के नाम से इनको जाना गया है। ये स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था। अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह से औरंगजेब के द्वारा कितने रुपए लेकर जोधपुर का शासक बना दिया जाता है? तो दोस्तों अमर सिंह का जो पोता था उनसे 36 लाख रुपए लेके जोधपुर का शासक है वो इंद्र सिंह को बना दिया जाता है, लेकिन जोधपुर की जो प्रजा है वो इंद्र सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार नहीं करती है। दोस्तों हमने पढ़ा था जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी है अजीत सिंह, जिनके लिए राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष चलता है 1678 से लेके 1708 तक वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा 30 वर्षीय संघर्ष किया जाता है। और उसी समय दोस्तों इंद्र सिंह को यहाँ जोधपुर का राजा है वो औरंगजेब के द्वारा घोषित किया जाता है। अगला सवाल आपके बीच में आता है, अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से कौन छुड़वाता है? तो दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ है, इनके द्वारा रूप सिंह राठौड़ की जो हवेली में कैद किया जाता है आगरा में, वहां से लेके आते हैं। और दोस्तों मुकुंद सिंह खिंची नाम के एक और व्यक्ति है जिनके द्वारा इनकी मदद की जाती है। एक नाम और आता है तो दोस्तों जिसे मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है, गोरा। और यहाँ का जो मारवाड़ का राष्ट्रगीत है दूसो, उस दूसों में दोस्तों इस गोरा का नाम लिया जाता है। याद रखिए दोस्तों, जैसे मेवाड़ में पन्ना धाई के द्वारा उदय सिंह को बचाया जाता है, वैसे वैसे जो मारवाड़ की पन्ना है उसे गोरा को कहा जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों अजीत सिंह को औरंगजेब की जो कैद है रूप सिंह राठौड़ की हवेली से आगरा से निकालने में मदद की गई थी, इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है। गोरा की छतरी कहां पर बनी हुई है दोस्तों? जैसा कि हमने पिछले सवाल में बात की थी, मारवाड़ की जो पन्ना है उनकी छतरी जोधपुर में बनी हुई है।
मुकुंदास खिंची की देखरेख में सिरोही के कालिंद्री गांव में अजीत सिंह को किसके घर पर रखा गया था? दोस्तों याद रखिए, मुकुंदास खिंची के सहयोग से वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा जो हमारे अजीत सिंह है जोधपुर के, जिनको शासक बनाया गया था, उनको निकालने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है मुकुंदास खिंची के द्वारा निभाई गई थी। वहीं दोस्तों अजीत सिंह का जो पालन पोषण है सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित के घर, बी ऑप्शन है वो सही रहेगा, जयदेव पुरोहित के घर पर इनका पालन पोषण किया गया था। अगला सवाल आता है दोस्तों, औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास ने किस मुगल से विद्रोह करवाया था? इसके बारे में आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर अकबर जो नाम है, औरंगजेब का जो पुत्र था वो अकबर नाम था, और अकबर के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा विद्रोह करवाया जाता है। और वीर दुर्गादास के साथ एक हमारे मेवाड़ के शासक आते हैं राजसिंह, उनके द्वारा भी दोस्तों दुर्गादास की मदद की जाती है। दुर्गादास ने अपने किस बेटे का पालन पोषण दुर्गादास ने अकबर के किस बेटे का पालन पोषण और धार्मिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था की थी? दोस्तों यहाँ पर अकबर के पुत्र थे बुलंद अख्तर और पुत्री थी सफियतु निसा, इन दोनों का पालन पोषण वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल में सिर्फ पुत्र के बारे में या बेटे के बारे में पूछा है, तो उनका नाम आएगा बुलंद अख्तर, सी ऑप्शन इसका आंसर सही रहेगा। अगला सवाल हमारे बीच में आता है दोस्तों, दुर्गादास ने किसके आग्रह पर अकबर के संतानों को पुनः औरंगजेब को सौंप देता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ईश्वरदास जी के कहने पर वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा जो अकबर के संतान थे सफियता निशु और हमने जैसे कि बुलंद अख्तर की बात की थी, पुत्र और पुत्री को पुनः औरंगजेब को सौंप देते हैं जो अकबर के पुत्र और पुत्री थे। किस मुगल शासक ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक माना था? मुगल शासक दोस्तों हमने बात की थी देबारी समझौते के बारे में। तो जैसे ही देबारी समझौता होता है, उस देबारी समझौते के बाद में दोस्तों 1708 में हमारे बहादुर शाह जो शासक बनते हैं उनके द्वारा अजीत सिंह को अगला शासक बना दिया जाता है, या अगला शासक जोधपुर का मान लिया जाता है बहादुर शाह। याद रखिएगा दोस्तों, मुगल शासक थे बहादुर शाह जो औरंगजेब के बाद में अगले शासक बने थे। 23 जून 1724 ईस्वी को अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? दोस्तों अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर 23 जून 1724 को अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे उनकी हत्या भक्त सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। अभय सिंह अगले जोधपुर के शासक बनते हैं, वहीं भक्त सिंह अगले जो नागौर के हैं वो शासक बनते हैं। ये दोनों दोस्तों याद रखिए, जो 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा का, उसमें ये भाग लेते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों, दुर्गादास को मेवाड़ की किस शासक ने रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी थी? दोस्तों हमने अजीत सिंह के द्वारा जब वीर दुर्गादास को निकाल दिया जाता है, रियासत से निकाल दिया जाता है, तो ये मेवाड़ रियासत में आते हैं। और अमर सिंह के द्वारा दोस्तों इनको दो जागीर दी जाती है, रामपुरा और विजयपुरा नामक दो जागीरें दी जाती है। और यहाँ से दोस्तों ये अपने अंतिम दिनों में वीर दुर्गादास उज्जैन चले जाते हैं, और उज्जैन में ही दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है, और जहां पर इनकी छतरी का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों सवाल का आंसर हो जाएगा दुर्गादास की छतरी शिप्रा नदी के किनारे कहां पर स्थित है? तो उज्जैन में इनकी छतरी का निर्माण किया गया है। अगला सवाल आपके बीच में आता है दोस्तों, खेजड़ली घटना के समय मारवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों खेजड़ली घटना है वो अभय सिंह के शासनकाल में होती है। दोस्तों इस घटना का 1730 में यह घटना घटित होती है ईस्वी में, अभय सिंह यहाँ के शासक रहते हैं। इस घटना में दोस्तों खेजड़ली घटना में कुल बलिदान देते हैं वो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कुल 363 जो पुरुष है या लोग हैं उनके द्वारा बलिदान दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट आता है, सिर साटे रूख बचे तो भी सस्ती जान। तो दोस्तों बिश्नोई समाज को इसीलिए जाना जाता है खेजड़ी वृक्ष की रक्षा और हिरण जो पशु है इनकी रक्षा के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। और अमृता देवी बिश्नोई के नाम से दोस्तों वन्य क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो भी दिया जाता है, संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों रूप से ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विड़द श्रृंगार की रचना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों विड़द श्रृंगार की रचना
वो कर्णिदान के द्वारा की गई है। और दोस्तों इस ग्रंथ में जो हमारे शासक है अभय सिंह जोधपुर के, उनके अहमदाबाद बुलंद खां के साथ में जो संघर्ष हुए थे अहमदाबाद में, उस संघर्ष का इसमें वर्णन मिलता है। वही दोस्तों वीरबान के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है जिसका नाम है राज रूपक। इन दोनों ग्रंथों में ही दोस्तों अहमदाबाद संघर्ष किए थे अभय सिंह के द्वारा इनका वर्णन मिलता है। अगला सवाल आपके बीच में आता है दोस्तों, देवनाथ बाबा ने मानसिंह के जोधपुर शासक बनने की भविष्यवाणी कब की थी? दोस्तों हमारे जोधपुर के शासक होते हैं जिनका नाम है भीम सिंह। उनके शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर जालोर घेरे में मानसिंह के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है, इसमें जालोर घेरा डाला जाता है। और इसी जालोर घेरे के समय देवनाथ बाबा, नाथ संप्रदाय के जो बाबा होते हैं, उनके द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि मानसिंह आप अगले शासक बनोगे। और दोस्तों जब ये भविष्यवाणी की जाती है तो मानसिंह इसमें विश्वास नहीं करते हैं और इनके द्वारा बोला जाता है या तो हमारे जान के भी लाले पड़ रहे हैं, पता नहीं कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं, तो शासक बनने का तो कोई पता नहीं। तो दोस्तों इस भविष्यवाणी करने के बाद में यह भविष्यवाणी सच होती है। तो जिसकी कारण मानसिंह के द्वारा जो नाथ संप्रदाय का महामंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है नाथ संप्रदाय का, उसका जोधपुर में निर्माण करवाया जाता है। याद रखिए दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है, नाथ संप्रदाय से बहुत ज्यादा मानसिंह प्रभावित हुए थे। जोधपुर में महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? पिछले सवाल में हमने चर्चा की थी, नाथ संप्रदाय से इसका संबंध है। अगला सवाल आता है 1805 ईस्वी में मानसिंह ने किस किले में मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना या निर्माण किया था? तो दोस्तों मानसिंह के द्वारा जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और इनके द्वारा जोधपुर में जो महामंदिर है उस महामंदिर का निर्माण किया गया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो जोधपुर में संधि की थी, वो संधि कब की? 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो मानसिंह है उनके द्वारा संधि की जाती है। याद रखिए दोस्तों 1803 में हमारी दो रियासतें हैं अलवर और भरतपुर, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। फिर हमारे करौली और कोटा जो रियासत आती है जिनके द्वारा 1817 में संधि की थी, सिरोही 1823 में, और बाकी लगभग ऑलमोस्ट जो भी हमारी रियासतें हैं उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। अगला सवाल आपके बीच में आता है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण सवाल है बांकीदास जी के जो सवाल है उनसे संबंधित पूछा गया है कि किस किताब की रचना या पुस्तक की रचना या ग्रंथ की रचना जो बांकीदास जी के द्वारा नहीं की गई है? कवि बत्तीसी, दातार बावनी, मान जशो मंडन, ये जो किताबें हैं दोस्तों इनकी रचना बांकीदास जी के द्वारा की गई है। वही नाथ चरित्र है, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित एक ग्रंथ है जिसकी रचना मानसिंह के द्वारा की गई है। थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों, बांकीदास जी को दोस्तों जो कवि राजा की उपाधि दी जाती है, ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसी रूप में आप हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और विभिन्न पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एमिनेंट क्लासेस, यहाँ से आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी नोट्स चाहिए वो यहाँ से लेने के साथ साथ दोस्तों हमारा जो रेफरल कोड है सुरेंद्र सिंह जावा, इस रेफरल कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी पर 10% का इंस्टेंट जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ले सकते हो। मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप आगे के जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मेरे से ले सकते हो। आपको आगे की जो क्लासें हैं इसी प्रकार से हमारे जो राजस्थान हिस्ट्री और जितना भी राजस्थान का इतिहास है उसके टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।